हाय ऑल, लेके आ चुके हम अपनी नई वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर हॉलर स्फीयर के अंदर कराया था, इसी को फिर आगे जिससे फर्दर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आज सॉलिड स्फीयर। ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, सम यूजफुल थिंग्स बताई थी जो आप यूज कर सकते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स। और उनसे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से फिर भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है। सो नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होता है ना, तो इंसुलेटर्स को आप नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हो, बिकॉज इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर जो होता है वो चार्ज को अपने अंदर से पास होने से रोकता है या फिर उसके अंदर चार्ज पास नहीं हो सकता। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। तो हम यहाँ पर यही चीज देखेंगे कि नॉन कंडक्टिंग मीन्स यहाँ पर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह अपने आप से नहीं जा सकता, जैसे कि कंडक्टर में इजीली फ्लो कर जाता है बिकॉज ऑफ फ्री चार्जेस, है ना। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इंसुलेटर लिया गया है एक तरीके से, जिसके अंदर हमने पूरे में स्प्रेड किया है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। अब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जब स्प्रेड किया है तो आप एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि चार्जेस मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, सारे में स्प्रेड किया है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया है, बिकॉज हमने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन आपको पता है कि चार्ज अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे से रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगी, यहाँ पर सारे में पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आप, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर होगा सारे में तो वो एक दूसरे पे रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियस है। तो वो यहाँ पर क्यों रुकेगा? वो मैक्सिमम सेपरेशन नहीं लेंगे, तो वो दूर से दूर जितना जा सकते उतना जाएंगे। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जिसके अंदर कहीं पे चार्ज होगा कहीं पे चार्ज नहीं होगा। तो ऐसा केस आप कंडक्टर में एज्यूम कर सकते हैं कि वहां पर ऐसा पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर में क्या है कि चार्जेस के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मूव कर सकें। तो वो क्या होता है, जहाँ पे उनको एज इट रखा जाता है वो वहीं पे रखे जाते हैं, वहीं पे रखे रहते हैं, तो उससे वो मूव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग का एग्जैक्टली मीन्स ये है। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब ये चीज हो गई नॉन कंडक्टिंग के लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज कैसे करें फिर से, तो हमें खुद से करना पड़ेगा। बट अगर आप कंडक्टर पे कहीं भी स्मॉल अमाउंट में चार्ज ड्रॉप कर देंगे ना, तो वो इक्वली स्प्रेड खुद ही हो जाएगा, बिकॉज कंडक्टर की कैपेबिलिटी है कि वो चार्जेस को स्प्रेड आउट कर सकता है, उसके अंदर से चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। तो वो प्रॉपर्टी हमने हॉलर स्फीयर में देखी थी, और उसका मैं एक और एप्लीकेशन दिखाऊंगा या फिर एक और मेन पॉइंट दिखाऊंगा ग्राफ के थ्रू, जो आप याद कर सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स में कुछ ग्राफ्स को आप डायरेक्टली इसके थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें सॉलिड स्फीयर की वजह से सेम जैसे हम नॉर्मल स्फीयर में किया था, एक बार इनसाइड निकालेंगे एक बार आउटसाइड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम प्रोसेस होगा, आपको गॉस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, फिर आपको फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, तो वो कंपेयर करना पड़ेगा और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखो इनसाइड के लिए मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। इनसाइड में क्या करना है आपको, ऑब्वियसली आपको जब मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाए तो यू हैव टू मेक श्योर इन योर माइंड कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना चाहते हो, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप गॉस सरफेस बनाओगे, गॉसियन सरफेस, याद है ना। तो वही चीज हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने इनसाइड बनाया बिकॉज वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं, हमने गॉसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस हम एज ऑलवेज स्मॉल आर लेंगे और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ठीक है। सो हमने यहाँ पर ये स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, इसको मैंने गॉसियन सरफेस दिखा रखा है। अब अभी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो पूरा बॉडी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू, कैपिटल क्यू। बट अगर मैं इसका कुछ पार्ट ले रहा हूँ देन मुझे पता है कि टोटल चार्ज तो होगा नहीं, तो वो चार्ज हमें निकालना पड़ेगा जो चार्ज आप यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है, आप सीधा सीधा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आपका स्प्रेड आउट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय वॉल्यूम, एंड आपको उतना ही वॉल्यूम डालना है जितने वॉल्यूम का आपको चार्ज चाहिए। तो एज इट इज आप वो वाली वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए, आपको उसी वॉल्यूम का आपको चार्ज मिल जाएगा।
तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये वाला वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, इस वाले वॉल्यूम के अंदर चार्ज चाहिए होते हैं, बिकॉज गॉसियन सरफेस कहता है या फिर गॉस थ्योरम कहती है कि आपको Q इंक्लोज चाहिए जो उस बॉडी के अंदर है, मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज है, तो आपको वो चार्ज चाहिए होगा। तो वो चार्ज निकालने के लिए इस वाले हिस्से के अंदर का चार्ज निकालेंगे। इतना वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये चीज आप यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम डाल दूंगा, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस रो एंड वी विल गेट Q इंक्लोज। तो मैं अभी इसको यूज करूंगा, जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको इसकी चीज की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो कि हमें पता ही है कि phi is equals to Q enclosed by epsilon naught होता है, तो इसमें Q enclosed की नीड पड़ेगी, तो हमने इसीलिए वो निकाल लिया। तो Q enclosed जैसे आपको ये याद रखना कि ये चार्ज वो चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चार्ज मैंने यहाँ का निकाला और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, दिस वैल्यू इज दिस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया तो यहाँ से जो भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं एंड सेकंड फिर फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। फ्लक्स की डेफिनेशन आपको पता है phi is equals to EDS cos थीटा। उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बस आप ये याद रखना कि इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो आप इंटीग्रेशन किस पे करते हो? आप इंटीग्रेशन करते हो गॉसियन सरफेस पे। नॉर्मली जब आप ये चीज करते हो तो आप भूल जाते हो, तो आपको ये चीज याद रखनी है, गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेशन होता है, गॉसियन सरफेस पे ds एलिमेंट लिया जाता है ना, दैट इज व्हाई उसके ऊपर आपको ds एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसी के अक्रॉस आप फ्लक्स निकालेंगे ना, तो फिर वो उसी तरीके से हम काम करेंगे आगे। ऑल्सो फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन phi is equals to EDS cos थीटा, एंड आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, एज यूजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको ये डायरेक्शन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है आउटवर्ड है, एंड गैप की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है एंड आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड का रीजन मैं आपको दे चुका हूं, तो आप उस चीज को वहां से भी देख सकते हैं एक बार, अगर आपको कोई डाउट्स है उस चीज में फिर भी आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। तो EDS cos थीटा एंड cos 0 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एम गैप की डायरेक्शन आउटवर्ड है, एंड आपको पता है कि ये अगर आपने DS एलिमेंट लिया तो इससे परपेंडिकुलर तो ऐसे डलेगा। तो ये आपका यहाँ से cos 0 आ गया EDS, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा बिकॉज यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम है, तो इसलिए आप सब जगह से जब निकालेंगे सरफेस पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। DS का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर से याद कर लेते हैं। DS किसके ऊपर है? DS गॉसियन सरफेस के ऊपर है। गॉसियन सरफेस के ऊपर है तो आपको DS मिलके किसका सरफेस एरिया मिलेगा? गॉसियन स्फीयर का, जो आपने स्फीयर बनाया है गॉसियन सरफेस, तो उसका DS मिला के आपका क्या बनना चाहिए? 4/r², नॉट कैपिटल 4 कैपिटल r²। 4 कैपिटल r² आपको कब मिलता? जब आप ये DS एलिमेंट इस पे लेते, मींस इस चार्ज पे लेते, तो आपको फिर ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो यहाँ पर स्प्रेड आउट है, वैसे अंदर भी स्प्रेड आउट है, तो बेसिकली ये जो पूरा वाला ये है एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस वाले को और इस वाले को कंपेयर कर देंगे एज इट इज। पाई दोनों तरफ है, तो आपको पता है फ्लक्स आपने यहाँ से निकाला, फ्लक्स आपने यहाँ से निकाला, आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो into 4πr² is equals to rho into 4πr³/3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी एंड ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट r² से एक r³ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से r बचेगा, तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो फॉर्मूला आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का है, बिकॉज हमने जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाया है वो गॉसियन सरफेस हमारा कहाँ पर है? इनसाइड है। तो आपको ये चीज देखो याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आज अभी हम 12th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इवन IIT JAM में, गेट में, नेट में या फिर आप JEE में भी बात करते हैं तो इसको एज इट इज यूज किया जाता है, तो आपको इसको बहुत मतलब रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, पहला आपका आंसर आ गया कि इनसाइड में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे आप ना सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये तो देखो मान लो r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इधर आपको निकालना है, इधर आपको निकालना है, इधर आपको निकालना है, बट इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट मींस ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? तो देखो आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू किसके कंपेयर हो गई है, किसके बराबर हो गई है? कैपिटल R के। तो आप कैपिटल R पुट कर दो ना इस फॉर्मूले में, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R जैसे आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा रो कैपिटल R/3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ऑन द सरफेस।
एंड वी विल चेक आउट कि ये वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू है। देखेंगे इसको ग्राफ के अंदर जाकर हम कि हमने ये चीज जो हमें मिल रही है कि हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है। एंड मैं इसी को फिर कंपेयर करूंगा हॉलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। सो यार चलते हैं आगे, फिर आउटसाइड के लिए निकालते हैं हम। आउटसाइड के लिए कैसे निकालेंगे, सिंपल एज इट इज। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस आपका कैसा होना चाहिए, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। क्यों यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं बना रहे हैं या कोई और गॉसियन सरफेस क्यों नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्यों हमेशा स्फेरिकल सरफेस बना रहे हैं। तो आप ये चीज याद कर सकते हैं, ये चीज समझ सकते हैं कि जब भी आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसमें आपको एक चीज थोड़ा सा याद रखनी है कि गॉस थ्योरम के अंदर ईडीएस कॉस थीटा यूज होता है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस तरीके से मतलब वो गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन। मतलब क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो कांस्टेंट होते बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और वो गॉसियन सरफेस पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आने की वजह से आपका इंटीग्रल जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। इसीलिए हम गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप चीज ये याद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने स्फेरिकल सरफेस इसलिए ही बनाया। तो इसके सरफेस पे फिर से हम करेंगे ईडीएस कॉस थीटा एंड इसी के सरफेस हम निकालेंगे गॉस थ्योरम पे लगाएंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला phi = q by epsilon naught गॉस थ्योरम से। तो क्यों यहाँ पर कितना है आपको पता है। अभी देखो टोटल चार्ज आ गया क्या इसके अंदर, हाँ ऑब्वियसली टोटल चार्ज आ गया इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा स्फीयर ही तो आ गया इसके अंदर। ऐसे देखो ये पूरा पूरा स्फीयर आ गया, तो ये क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, है ना। तो ये चीज मैंने यहाँ पे देख ली, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एंड ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी q by epsilon naught। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ आल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन EDS cos थीटा, आपको पता है EDS cos थीटा की जो डेफिनेशन है नॉर्मली उससे हम करेंगे आगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे n कैप बाहर होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 आ जाएगा, EDS बचेगा, फिर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाता है, तो ds का इंटीग्रेशन कितना होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। फिर से याद दिला देता हूँ, ये ds का इंटीग्रेशन करके 4 पाई r स्क्वायर क्यों आ रहा है, बिकॉज ds सारे ds मिलकर आपको इस स्फीयर का क्या देंगे 4 पाई r स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया देंगे। तो वो मैंने लिख दिया 4 पाई r स्क्वायर से, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलरली इस इक्वेशन को और इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता है e into 4 pi r square is equals to q by epsilon naught, then we will get e out is equals to q upon 4 pi epsilon naught r square। तो देखो आपको आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, बट आपको ये चीज जिक्र होगी कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हॉलो में भी मिला था। एंड ऑब्वियसली ऐसा होता है जब आप स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू विल गेट द फॉर्मूला सिमिलर टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे आप एक क्यू चार्ज को एक पॉइंट पर रख दो और उससे आप निकालो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, तो आपको क्या मिलता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सिंपल है ना। तो यही चीज आप देख पा रहे हो कि हॉलो में भी मिली थी और यहाँ पर भी आपको आउटसाइड के उसमें भी आपको इतना ही मिल रहा है। तो एक चीज आप याद कर सकते हैं, फॉर डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर वी कैन अज्यूम दैट द टोटल चार्ज on the sphere or in the sphere is assumed to be concentrated at the center of this sphere, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये टोटल चार्ज है वो आप एज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर पे, और सेंटर से तो डिस्टेंस ले रहे हैं ना r, तो r से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। नाउ ये तो ठीक है, यहाँ तक तो मैंने पहले भी किया था और इसमें भी किया था। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस क्या है, आपको नॉन कंडक्टर और कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब ऐसा क्या होगा जब हम कंडक्टिंग लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज कंडक्टर के ऊपर डालेंगे या फिर नॉन कंडक्टर के ऊपर डालेंगे तो क्या फर्क आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ से, आप समझेंगे पहली चीज, और दूसरी चीज फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट बहुत सारे ग्राफ्स को और बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले फॉर हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। सिंपल, अगर आपको याद होगा कि हमने जब हॉलो का किया था अभी लास्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया था, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने के बाद फिर हमने आउटसाइड का निकाला था, तो आउटसाइड का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज इट इज इतना आ गया था। तो आपको इतना तो याद होगा। तो मैंने वही लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल्स टू q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। सिंपल। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको एट द ऑन द सरफेस कितना आएगा, मतलब हॉलो स्फीयर के सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो आप कैसे निकालेंगे,
तो सेम ट्रिक आपको ये वाली लगानी है कि आप स्मॉल आर की जगह क्या डाल देंगे, कैपिटल आर। तो अगर आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालेंगे तो देखो इनसाइड के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, तो वहां पे तो आप डाल नहीं सकते, तो आप आउटसाइड के लिए डाल दीजिए। आउटसाइड के अंदर आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका स्फीयर है, स्फीयर में ये स्मॉल आर आउटसाइड के लिए है, जैसे आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर दोगे तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आउटसाइड के लिए जब आप स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ये डालेंगे कैपिटल आर, तो बनेगा q by 4 pi epsilon कैपिटल आर स्क्वायर ऑन द सरफेस। एंड आपको पता है सिग्मा इज अ क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड हमने वो होलो स्फीयर के लिए यूज करी थी, है ना। तो वो चीज मैं यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ, q सिग्मा इज इक्वल्स टू q by 4 pi epsilon 4 pi r स्क्वायर। 4 pi कैपिटल आर स्क्वायर कैसे याद रखते हैं, आपको याद रखना है कि जो आपका चार्ज था होलो स्फीयर में वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो आपको 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेना हो, गॉसियन सरफेस में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको इसलिए सिग्मा में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेना होता है। तो सिग्मा का ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं q by 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा दो तो सिग्मा बन जाएगा सिग्मा बाय क्या बचा सर में एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये वैल्यू ऑन द सरफेस की आएगी, ठीक है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑन द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। आउटसाइड आपको पता है इतना है, इनसाइड आपको पता है जीरो। अब आपको पता है इन तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, देखो ये तो जीरो है ही। अब देखो r जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, एंड r की वैल्यू आपको पता है, मान लो कैपिटल R इतनी है, अब जैसे और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। तो यही चीज मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ में, E वर्सेस R का ग्राफ है। E आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो आप जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, ठीक है। और ये मैंने पॉइंट दिखाया है जिस पॉइंट पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, मतलब ये सरफेस वाला पॉइंट है। अब देखो जैसे r की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 2 3 ऐसे करके फिर एक पॉइंट आएगा ना जिस पॉइंट पे r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, तो वो वाला पॉइंट ये है आपका। एंड ऐसे फिर आगे जाएंगे तो ये आउटसाइड का केस हो गया, इधर वाला इनसाइड का केस हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के केस में कितना है, 0 है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आप ये पॉइंट कैसे दिखाएंगे, ये पॉइंट आपने जस्ट एक लाइन से दिखाया है, मतलब एक लाइन आपने लगा देने, क्योंकि 0 आपको पता है 0 कहाँ होता है, 0 ये लाइन ही तो है, 0 y एक्सिस 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पूरी लाइन पे। तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से दिखाया है, शो कर दिया है। अब ये वाली वैल्यू आई r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब आपको पता है कि r इज इक्वल टू कैपिटल R में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बट ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो आप ये चीज देखेंगे कि सरफेस के ऊपर से जो वैल्यू आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो कुछ इस पॉइंट पे कहीं होगी, जो मैंने ऐसे डॉटेड करके दिखा रखा है। मान लो यहाँ पर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है ना, तो मैं कुछ ऊपर ही करके दिखाऊंगा y एक्सिस की वैल्यू पे। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर है। अब इसके बाद देखो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे, तो आप ये देख सकते हैं कि आउटसाइड की वाली बात आ गई। अब आउटसाइड के लिए q by 4 pi epsilon नॉट r स्क्वायर है। यू कैन सी दैट कि q यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, pi कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, r। अब r जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे r इंक्रीज होगा, एंड उसके कंपेयर में ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये इसके साथ इनवर्स रिलेशन में है। एंड यहाँ पर देखो ये r स्क्वायर रिलेशन में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। ये चीज आप रिमेंबर कर लो, बहुत सिंपल लाइन में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत टीडियस क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कैसे करेंगे, E is proportional to 1 by r square में हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कि इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि कभी भी इस वाली एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। तो इसका रीजन है कि देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, देन आपको r को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। देखो जैसे आप r इन्फिनिटी डाल दोगे, देन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, मींस आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी को होगा, उससे पहले 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये वैल्यू कहीं जाके क्रॉस करती है, मतलब ये ग्राफ कहीं जाके क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। तो वो जीरो जो वैल्यू है ना, तो जब यहाँ से क्रॉस करके जाएगा तो इस वाले एक्स एक्सिस पर जैसे वो कट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मैं कहूंगा एट r इज इक्वल टू मान लो 60 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू इंफिनिटी इज जीरो, उससे पहले जीरो नहीं आने वाला। तो आपको ये चीज यहाँ पर दिख रही है, इसलिए ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये एज इट इज यहाँ पर भी आएगी, अभी मैं दिखाता हूँ, बट ये मैंने इसमें यहाँ पर समझा दिया ताकि यहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि ये लाइन यहाँ पर क्यों बनी है इस तरीके से। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कर्व आएगा वो ऐसे और एकदम से ऐसे फिर ऐसा है। अब ये एकदम से जो ये शिफ्ट आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इन व्हाट? डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा अभी, लेकिन अभी मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ इसके अंदर ये डिसकंटिन्यूटी क्यों आई है और डिसकंटिन्यूटी से मैं क्या कर सकता हूँ, और इस डिसकंटिन्यूटी से मैं क्वेश्चंस के अंदर इजीली उनको एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ अपने ऑप्शंस को, अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ तो। ठीक है, तो देखते हैं अब फॉर सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर है तो नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज इसके ऊपर भी है। देखो सारी चीजें सेम है, बस ये नॉन कंडक्टिंग और ये सॉलिड स्फीयर है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है ना इनसाइड में, वो कितनी आई है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड के लिए रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। इससे आप देख सकते हो कि r का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है रो इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, 3 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। These three are constant quantities, तो we can say that कि r जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कैसा रिलेशन में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ से चले, आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एंड आपने फिर यहाँ निकाला, फिर आपने यहाँ निकाला, फिर आपने यहाँ निकाला, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा तो r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है इनसाइड के केस में? इनसाइड के केस में मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हो, उसके बाद आप आउटसाइड के फील्ड में चले जाओगे। तो इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो r इक्वल्स टू r पे होगी। तो वो हमने यहाँ पे डाल के निकाली ली थी, E ऑन द सरफेस। और ये वैल्यू जो है ये इसमें हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r से। तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। तो आपको पता है जब दो चीजें प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे अगर आप y इक्वल्स टू x का ही कर्व बना लो तो y इक्वल्स टू x विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। तो आप ये चीज बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 डालो तो y 0 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 डालो तो y 1 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 डालो तो y 2 आ जाएगा। तो वो चीज वहां पे आप उसको ग्राफ पे डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा उससे आंसर। ठीक है, तो वो चीज आप देख सकते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है जब आप एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व को बनाते हैं। अब ये चीज यहाँ से आपको दिख रही है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ तक आ गया, मतलब r इक्वल्स टू r तक आ गया। बट r इक्वल्स टू r पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज E max is equals to E on the surface. E on the surface is रो कैपिटल R by 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई। बट अब इसके आगे वाला काम कैसे करना है? तो फिर से वो चीज आउटसाइड का आपने निकाल रखा है ना, आप देखिए क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो r स्क्वायर के साथ e का रिलेशन कैसा आएगा? इनवर्स रिलेशन आएगा। तो फिर से वही कर्व बनेगी एज इट इज जैसे यहाँ पर बनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वाले केस में भी ऐसे आएगा, बट टच नहीं करेगा कि r वाले एक्सिस को। ठीक है, क्योंकि टच करेगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा एंड वी नो दैट r इक्वल्स टू इंफिनिटी पे 0 होता है। बट इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं होता है एक्चुअली में। नंबर लाइन में कभी भी इन्फिनिटी को एक पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन माय फ्यूचर वीडियोस की इन्फिनिटी क्या फैक्टर है और इससे क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आपको दिख रही है एंड ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इन दोनों का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें क्या सिमिलरिटी और इसमें क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एक तरीके से देखो ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस कर्व है। कॉन्टिन्यूअस बोले तो मैथमेटिक्स में हम कॉन्टिन्यूअस कर्व उसे बोलते हैं जिसके अंदर कहीं भी कोई ब्रेक ना हो या फिर जिसके अंदर किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करें तो इनफाइनाइट ना आ जाए, इनफाइनाइट ना आ जाए। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म ये है। लेकिन अगर फिजिकली देख के पता करनी है तो आप देखो कहीं भी ब्रेक नहीं है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो ब्रेक नहीं है ना, ये सारा कॉन्टिन्यूअस चल रहा है कर्व। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में 0 था लेकिन एकदम से शिफ्ट होकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम से सडन चेंज आया है।
एकदम से सडन चेंज आने का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं है उसकी वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉन्टिन्यूस नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने लिखा अ स्मूथ कॉन्टिन्यूस कर्व इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब एक इंसुलेटर में या फिर एक नॉन कंडक्टिंग कोई भी चीज में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पूरा एज अ होल इनसाइड आउटसाइड, देन यू विल गेट अ कॉन्टिन्यूस कर्व। एंड इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या फिर होलो कंडक्टिंग स्फीयर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस कर्व देता है। इसके आगे थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं और इस चीज पे थोड़ा और फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये देखो, जैसे इसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूअस कर्व मिल रहा है, इसमें हमें डिसकंटिन्यूअस कर्व मिल रहा है, तो हम एक चीज यहां से पहले पॉइंट ले सकते हैं, कंडक्टर के अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है। डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कंडक्टर के केस में डिसकंटिन्यूटी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इस चीज से हम चार ग्राफ्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कंडक्टर के लिए है कि नहीं है, या फिर ये कंडक्टर के लिए, ये इंसुलेटर के लिए है कि नहीं। बट ये चीज याद रखना कि ये डिसकंटिन्यूटी आती कब है और कितनी आती है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो डिसकंटिन्यूटी आती है ऑन द सरफेस। सरफेस पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सरफेस से इधर और सरफेस से ऊपर, मतलब सरफेस एक लाइन है, इससे आउटसाइड आपने निकाला और इनसाइड आपने निकाला, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो एक अलग आएगा, मतलब जीरो नहीं आएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस कर्व होगा। एक तरीके से आपको यहाँ की जो वैल्यू होगा, जो यहाँ की वैल्यू, उसमें सडन चेंज मिलेगा और वो सडन चेंज जो होगा, वो डिफरेंस जो होगा ना, वो डिफरेंस आपको बताएगा कि डिसकंटिन्यूटी कितनी आ रही है और कहाँ आ रही है, आपको पता चलेगा कि सरफेस पे आ रही है। तो डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की आती है। ये चीज मैं यहाँ कहकर नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल रिजल्ट है। यहाँ पर जैसे आपको इसका एक मोर स्पेशल केस दिख रहा है, लेकिन सिग्मा बाय एप्सिलॉन डिसकंटिन्यूटी आती है, जो कि आप देख सकते हैं। कैसे देख रहे हैं, मान लो ये सरफेस है, सरफेस के इनसाइड का ये पॉइंट है, आउटसाइड का ये पॉइंट है। तो इनसाइड का आपको पता है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जीरो। आउटसाइड पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड आपको पता है कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है, डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, then you will get sigma by epsilon naught as the discontinuity in the electric field on the surface के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां तक वैसे कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी डिस्कस कर दिया। इसका थोड़ा और मोर जनरल बताने के लिए, बैचलर में जैसे होता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा और इसमें मैं अगर पॉइंट डालूं तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है ना, वो पैरेलल कंपोनेंट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, सिर्फ परपेंडिकुलर में आती है। क्या कहने का मतलब हुआ मेरा, मतलब ऐसे कोई सरफेस है, उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, सो हम इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर पैरेलल किसके टर्म्स में बोल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर और पैरेलल में सरफेस के टर्म्स में बोल रहे हैं कि ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के। तो जो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका कर्व में सरफेस के ऊपर ये जैसे भी दिखाया था वो दिखेगा। लेकिन पैरेलल के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बट फिर ये चीज कंडक्टर में कैसे दिखेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो केस है ये जनरल केस है, लेकिन अगर कंडक्टर की बात आई ना, तो कंडक्टर में हमेशा सरफेस से, मतलब सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगा। इसका रिजल्ट मतलब डेराइव्ड है, और आगे की क्लासेस में जब आप बैचलर के लिए या फिर जैम के लिए पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलता है कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर के लिए इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। लेकिन आप कंडक्टर के लिए देखेंगे, कंडक्टर के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप होलोस्फीयर भी तो देख सकते हैं ना, होलोस्फीयर में कैसे दिख रहा था, कंडक्टर के अंदर आउटसाइड, और वो भी परपेंडिकुलर निकल रहा था, ना कि कोई कंपोनेंट के साथ निकल रहा था, ठीक है। सो
मुझे लगता है कि इन सब चीजों से आपने कोई चीजें सीखी होंगी।